बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये चौथा चैप्टर है आईकॉम के, जो अकाउंटिंग की बुक है। और वैसे तो ये यहाँ पे काफ़ी डिटेल आपको मिल जाएगी, यानी जो ग्रेजुएशंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें आपको पता है हमारा जो तरीक़ाकार है वीडियोस को बनाने का, उसमें ये है कि हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की कोशिश करते हैं। और ना सिर्फ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बल्कि उसका एक जो सीक्वेंस होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि चीज़ों को आपने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादातर जैसे आप अकेडमीज़ हैं या कॉलेजेस हैं तो टीचर डायरेक्टली शुरू करा देता है आपको क्वेश्चंस। जब वो क्वेश्चन स्टार्ट कराता है तो वो पल्ले ही नहीं पड़ती बात कि ये कहाँ से कहानी शुरू हुई और क्या नहीं। तो वो बस एंट्रीज उनको तो होती है याद, क्योंकि करा करा कर वो याद हो जाती हैं। तो लेकिन जो स्टूडेंट सामने बैठा होता है उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को करना। उसकी वजह ये होती है कि वो पहली बार उस लेक्चर को सुन रहा है, तो उसके लिए तो बिल्कुल वो नई चीज़ है, लेकिन टीचर के लिए तो वो नई चीज़ नहीं है, वो तो पता नहीं कितने सालों से करा रहा होता है। तो इसलिए जब टीचिंग की जानी है तो उसका मतलब है आपने खुद को नहीं देखना, यानी टीचर साहबान जो है वो खुद को नहीं देखेंगे, वो देखेंगे कि मेरे सामने जो स्टूडेंट है वो कौन है जिसको मैं टीच कर रहा हूँ। और उनमें उनके चेहरे देखकर पढ़ाया जाता है कि किसको पता चल जाता है चेहरों से, किसको समझ आ रही है, किसको समझ नहीं आ रही है, कौन एक्टिवली सुन रहा है और कौन सोया हुआ है, वो डिपेंड करता है। तो ये तो लाइव में, यानी अगर आप फॉर एग्जांपल कि मैं लाइव वीडियोस पर आता हूँ तो उसमें तो फिर भी शायद आसानी रहेगी, या मैं अगर इन फ्रंट ऑफ द जैसे क्लास है उसके सामने मैं पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ चीज़ें कुछ और होती हैं। वहाँ क्वेश्चन और स्टूडेंट डायरेक्टली कर सकते हैं, टीचर भी उनसे कुछ पूछ सकता है, पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे वीडियो के ऊपर ज़्यादा मुश्किल होता है चीज़ों को करना या उसका समझाना, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे होते हैं और वो तवज्जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रखना और साथ साथ चलना, ये एक वाकई थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से सुन लें पूरी वीडियो को, आपको ऑब्वियसली इसको पूरा देखना पड़ेगा, तब आपको आइडिया हो जाएगा इससे कि पूरे चैप्टर में इनफैक्ट है क्या क्या। यानी इसमें साइनॉप्सिस हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें आपको बताया जाएगा कि सबसे पहले हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्या कौन सी चीज़ आएगी और उसके बाद कौन सी चीज़ आएगी। तो आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं चैप्टर्स को। इसमें टोटल 12 पॉइंट्स हैं। अब इन 12 पॉइंट्स को हम वन बाय वन जो है इसको देखते हैं। तो देखिए कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो इंट्रोडक्शन का होगा। मैं यहाँ पे बिल्कुल ब्रीफली टच करते हुए गुजर जाऊँगा, क्योंकि ऐसे अगर इसको मैं बताना इसी में शुरू हो गया तो फिर तो ये ऑब्वियसली पूरा चैप्टर है, तो वो तो शायद 2 घंटे की वीडियो चली जाएगी। तो कोशिश करेंगे हम कि इसको 15 से 20 मिनट में एंड कर लें हम। तो इस इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि जॉइंट स्टॉक जो कंपनी है वो क्या है। आपको पता है फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप के एतबार से 3 तरह के होते हैं। एक का नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक का नाम पार्टनरशिप और एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो आपने फर्स्ट ईयर यानी आईकॉम पार्ट 1 में पढ़े हुए हैं। कॉमर्स की बुक के अंदर शायद उर्दू में पढ़े हो तो वाहिद मलकियती कारोबार, शराकती कारोबार, और उर्दू में जॉइंट स्टॉक कंपनी का भी कोई नाम था शायद, मुश्तरका सरमाया की कंपनी, इस तरह करके। तो ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है इसके बारे में हम देखेंगे कि ये क्या है और इसका और बाकी जो सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है उससे ये डिफरेंशिएट कैसे होती है। अब ये वैसे तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो इसके टाइप्स हैं जो कि डिफरेंशिएट करना है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हम डिफरेंस देखेंगे। और वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वैसे तो उसके को 20-25 के करीब डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो कॉमर्स में हम देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको मेन जो कि एटलीस्ट पता होना चाहिए कुछ कि ये इनमें मेजर डिफरेंस क्या है वो यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो जाएगा जॉइंट स्टॉक कंपनी के हवाले से। उसके बाद फिर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं। वो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। एक का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और तीसरा प्रॉस्पेक्टस। ये जैसे लिखे हुए हैं इसी तरह ये अहम भी हैं। यानी सबसे जो इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एंड द थर्ड लास्ट दैट इज द प्रॉस्पेक्टस। अब इनको इन शॉर्ट भी बाज़ दफ़ा लिखा जाता है, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जो है वो लिखा जाता है MOA, ये भी बाज़ दफ़ा लिखा जाता है, और इसी तरीके से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को AOA भी लिखा जाता है। तो ये जो AOA है, जैसे अस्सलाम वालेकुम नहीं होगा यहाँ पे, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी अकाउंटिंग में अगर कहीं पे आ रहा है तो इसका मतलब होगा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कहीं शॉर्ट में भी आ सकता है। तो ये 3 जो हैं इनको देखेंगे। ये
प्रोस्पेक्टस होता है कि जब आप इनवाइट करते हैं जनरल पब्लिक को शेयर्स खरीदने के लिए, उसके लिए प्रोस्पेक्टस जारी होता है, जो कि इनफैक्ट एडवर्टाइजमेंट होती है कंपनी की शेयर्स या डिबेंचर्स के लिए। अब आप यहाँ पे देखें नेक्स्ट वो मेन फीचर्स हम देखेंगे इसके अंदर। ये इंट्रोडक्शन में ही 3 बातें हम डिस्कस करेंगे, मेन फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें मेन फीचर्स वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, जैसा कि सेपरेट एंड लीगल एंटिटी, उसके बाद परपिचुअल एग्जिस्टेंस और लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो इस तरह करके ये जो 3 चीज़ें होंगी, हमारा इंट्रोडक्शन कवर हो जाएगा, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पता चल जाएगा, उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पता चल जाएंगे और उसकी फीचर्स पता चल जाएंगे, तो हमारा इंट्रोडक्शन कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होगा, जिसका नाम है बेसिक टर्मिनोलॉजीज़। ये बिल्कुल शॉर्ट डेफिनेशंस हैं और ये जितनी लिखी हुई हैं सारी की सारी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आईकॉम के लिए ये बहुत अहम है। इनफैक्ट यहाँ से भी कोई आ सकती है। तो ये बिल्कुल 1, 1.5, 2 लाइनों में ये क्वेश्चन या हम इसका आंसर जो है वो देखेंगे। सबसे पहली चीज़, जो पहली टर्म है, वो सबसे पहले एक क्वेश्चन कीजिए, शेयर क्या होता है। तो शेयर की डेफिनेशन हम देखेंगे कि शेयर क्या होता है, और फिर शेयर की कुछ वैल्यूज़ होती हैं। तो उसमें पार वैल्यू ऑफ शेयर, ये शेयर आपको पता है इशू होता है तो वो पार प्रीमियम डिस्काउंट पे हो सकता है, तो उसकी पार वैल्यू ऑफ शेयर से क्या मुराद है। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, प्रीमियम से क्या मुराद है। इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे जब शेयर होता है तो उसका क्या मतलब होता है। शेयर कैपिटल वो क्या चीज़ होती है, और डिविडेंड किसे कहते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिनको प्राइमरी एक्सपेंस भी कहा जाता है, ये क्या होते हैं। उसके बाद गुडविल, जो कि एक इंटेंजिबल एसेट है, यहाँ पे इसकी एवेल्युएशन किस तरीके से होती है और किस केस में गुडविल आएगा और किस केस में कैपिटल प्रॉफिट आएगा, ये हम देखेंगे। उसके बाद एक टर्म यूज़ होगी फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट ऐसे एसेट जो कि जिनकी मार्केट वैल्यू नहीं होती है, ये होते एसेट नहीं है लेकिन इनको कंसिडर किया जाता है। क्यों किया जाता है डिटेल में देखेंगे, और ये एसेट की एक कैटेगरी है। इसी तरीके से डायरेक्टर कौन होता है, शेयर होल्डर कौन होता है, प्रोमोटर, अंडर राइटिंग, कमीशन और वेंडर। ये कुछ बेसिक टर्म्स होंगी। इससे हमारा दूसरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो पहला जो टॉपिक होगा वो इंट्रोडक्शन का, जिसमें 3 बातें हैं, और दूसरा कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज का, जिसमें कुछ शॉर्ट डेफिनेशंस है, और तीसरा कैपिटल्स के हवाले से। यानी एक तो आपको कंपनी का इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर आपको जो है उसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, और तीसरे नंबर पर उसके कैपिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो आपको पता चलेगा अच्छा ठीक है, इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन को कवर करना है, दूसरी हमने इसके अंदर जो चीज़ है वो हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को देखना है जो टर्म्स होती हैं, और तीसरा हमें कैपिटल्स के बारे में पता हो। तो ये 3 बेसिक से आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। अब इसमें जो पहली जो चीज़ है, इसमें ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, लेकिन ये क्या है इसको देखेंगे हम। उसके बाद इशूड कैपिटल, ये क्या होता है, ये इसी की एक सब कैटेगरी है, इसको हम देखेंगे। और उसके बाद जो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल किसे कहते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल और रिजर्व कैपिटल क्या होते हैं। ये दोनों इतने अब यूज़ नहीं होते, ये ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि इसमें अब क्यों सेम हो गए हैं, या सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप अब सेम होता है, क्यों हो गए इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। तो एनी हाउ मेन आपके ये पहले 3 होंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चौथी चीज़, यहाँ से आप यूँ समझ लें कि थ्योरी ख़त्म और प्रैक्टिकल की बेस शुरू हो जाती है। ये बातें अगर आपको समझ लग गई, ये चौथा और 5वां पॉइंट, तो आपका ये जो चैप्टर है शेयर्स का जो पोर्शन है वो आपका 100% कवर हो जाएगा। इसमें अब सबसे पहले हम शेयर्स को तो देख ही चुके हैं, तो शेयर्स की कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे सीक्वेंस होता है, जैसे एल्गोरिदम होता है, तो इसका भी एक एल्गोरिदम है। ऑब्वियसली जब शेयर इशू करने हैं तो एक सीक्वेंस फॉलो होगा। पहली चीज उसमें क्या होगी, वो है इशुएंस, यानी शेयर का इशू करना। जब शेयर को इशू किया जाता है तो असल में शेयर कोई ले नहीं लेता, कंपनी जस्ट एक ऑफर करती है जनरल पब्लिक को या आसपास जो भी उसके लोग जिन्हें डायरेक्टर या उनको, ये ऑफरिंग होती है। तो शेयर का इशू करना, जब खासतौर पर पब्लिक के लिए हम कहते हैं कि शेयर इशू कर दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये उनको ऑफर किए हैं, अभी वो उनको ये एडवर्टाइज कर दिया गया है, अब उनको वो देखेंगे, वो बैंक में जाके पेमेंट करेंगे, फिर हम एप्लीकेशंस आ जाएंगी पब्लिक की तरफ से, फिर उनको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। तो यानी सीक्वेंस क्या बनेगा, सबसे पहले शेयर इशू होंगे, उसके बाद वो सब्सक्राइब होंगे और फिर शेयर अलॉट होंगे। ये जहन में रखिएगा, ये 3 बातें आपके जहन में रहीं तो चैप्टर आप समझें कि एंड हो गया। बहुत अहम चीज़ें हैं। अब इसमें इशुएंस की जब भी बात आएगी तो आपको ये बात जहन में
आ जानी चाहिए कि जब शेयर इशू होता है तो वो पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। शेयर पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। शेयर पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। तो इशुएंस में ये 3 बातें जहन में रहें। उसके बाद सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, तो इसमें भी 3 बातें होंगी। ये जनरल पब्लिक के लिए खास तौर पर है क्योंकि ओवर अंडर का केस उन्हीं के साथ आता है, बाकी किसी डायरेक्टर या अंडर राइटर, वेंडर वगैरह के साथ नहीं आता। उसकी वजह क्या है वो आगे हम डिटेल में जब इसको टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 तो उसमें ये डिटेल में हम बात करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन में 3 पॉइंट होंगे, या तो जो शेयर सब्सक्राइब हुए, या तो वो फुल सब्सक्रिप्शन हो गई यानी सारे के सारे सब्सक्राइब हो गए, या तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई कि कंपनी ने 100 इशू किए थे और एप्लीकेशन उसके पास 110 शेयर्स की अगर आ जाती हैं तो इसका मतलब ये ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए हैं। और अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि 100 इशू किए तो 95 या 90 एप्लीकेशंस आई, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन केस होता है। तो ये सब्सक्रिप्शन में 3 है, यानी या तो फुली सब्सक्राइब होंगे, या ओवर होंगे, या अंडर होंगे। जबकि इशू जब होंगे तो वो पार, प्रीमियम या डिस्काउंट पर होंगे। जबकि तीसरी चीज़, जब ये सब्सक्राइब हो जाते हैं तो अब कंपनी ने शेयर्स उनको देने होते हैं, जिसे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कहा जाता है। इनफैक्ट जब शेयर्स अलॉट किए जाते हैं तो तभी शेयर होल्डर्स बनते हैं शेयर्स खरीदने वाले। जब तक उनको शेयर्स अलॉट नहीं होगा वो कंपनी के शेयर होल्डर नहीं होते। महज एप्लीकेशन जमा करा देना इस बात को क्वालिफाई नहीं करता कि वो ऑनर बन गए हैं। अब आप दूसरी इसको मिसाल यूँ देख लीजिए, जैसे हमारे कॉलेज के अंदर एडमिशन्स ओपन होते हैं तो हम क्या करते हैं कि वहाँ से एक प्रॉस्पेक्टस लेते हैं, उसको फॉर्म को फिल करते हैं और कंपनी ने ऑफ़र की, आपने ऑफ़र को जाके एक्सेप्ट कर लिया, आपने वहाँ से फॉर्म लिया, उसको फिल किया, डॉक्यूमेंट साथ लगाए, आपने जमा करा दिया, मेरिट लिस्ट लग गई। जिसका मेरिट पे नाम आ जाता है वो अब आगे चलान फॉर्म लेगा और फुली जाके पेमेंट कर देगा, उसे कार्ड मिल जाएगा अपना और वो उस कॉलेज का स्टूडेंट बन जाएगा। इसका मतलब है कि खाली फॉर्म जमा कराने देने से अभी आप इस कॉलेज के स्टूडेंट नहीं बन पाए। सिमिलर केस होता है कि एप्लीकेशन सबमिट हो जाने से कोई कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बनता जब तक कि कंपनी उसको अलॉट ना कर दे, और इसके अंदर एक सर्टिफिकेट भी मिलता है उसे, जिसे सर्टिफिकेट ऑफ शेयर कहा जाता है। अब इसमें अलॉटमेंट में कुछ चंद 5 पॉइंट हैं, यानी अलॉटमेंट में हमने ये देखना है कि हम अलॉट किसको कर रहे हैं। अलॉटमेंट में ये देखना है कि हम शेयर्स अलॉट किसको कर रहे हैं। ये जो किसको है ना, ये आपने जहन में रखना है। अलॉटमेंट के केस में या तो हम जनरल पब्लिक को कर रहे होंगे, या हम डायरेक्टर्स को कर रहे होंगे, या हम प्रोमोटर्स को कर रहे होंगे, या अंडर राइटर को, या आखिरी वेंडर को कर रहे होंगे। ये हमारे पास कुछ केस हैं जिसको हम अलॉटमेंट करेंगे। अब ये जो जनरल पब्लिक है इसके लिए 2 एंट्रीज होती हैं, बाकी सबके लिए डायरेक्टली एक ही एंट्री होती है, ये हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे ये शेयर्स की स्टेजेस खत्म हो गई। तो स्टेजेस में क्या है, सबसे पहले शेयर्स का इशू करना, उसके बाद उसका सब्सक्राइब होना। इशू करती है कंपनी, सब्सक्राइब करती है पब्लिक और अलॉट करती है फिर से कंपनी। यानी कंपनी ने क्या किया, ऑफर की और उसका जो पब्लिक होती है वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है, मतलब उसको सब्सक्राइब कर लेती है, और आगे फिर कंपनी डिसाइड करती है कि किसको शेयर्स देने हैं, किसको नहीं देने। जिनको शेयर्स देने होते हैं उन्हें कंपनी सर्टिफिकेट जारी कर देती है, यानी अलॉट कर देती है। तो ये इसकी स्टेजेस होंगी। उसके बाद एक केस एडिशनल आएगा। असल में ये केस यही है, ये जो वेंडर्स का लिखा हुआ है ये वाला, लेकिन ये सेपरेटली इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसके कुछ थोड़ी डिटेल ज़्यादा, इसलिए मैंने इस टॉपिक को अलग बना दिया। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन। असल में वेंडर होता है जो कंपनी का सप्लायर होता है, जो कंपनी को कोई माल सप्लाई कर रहा है, चाहे वो कोई एसेट है या गुड्स है या कोई भी चीज़ है। ये केस भी वेंडर का ही है, लेकिन यहाँ पर ये है कि इसमें जो वेंडर है वो पूरा एक रनिंग बिजनेस अपना सेल कर रहा है। यहाँ पे जो केस होगा वो हम ये देखेंगे कि वो कोई एक एसेट दे रहा है, चाहे वो उसने मशीनरी दी है या फर्नीचर दिया है। तो फर्नीचर दे के वो या तो कंपनी से पैसे ले सकता है, तो या कंपनी को कहेगा कि भाई मुझे इसके शेयर्स दे दो। अब कंपनी उसके बदले में उसके शेयर्स भी दे सकती है, उसको डिबेंचर्स भी दे सकती है, और कंपनी उसको कैश भी दे सकती है। यहाँ पे क्या है कि एक रनिंग बिजनेस था, वो उसने सेल कर दिया, तो इसे कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। अब ये डिटेल में हम बात करेंगे कि परचेज कंसिडरेशन इनफैक्ट क्या है, और ये यही बिल्कुल केस जो है वो आगे डिबेंचर्स में भी आएंगे। जब परचेज कंसिडरेशन की बात होगी तो परचेज कंसिडरेशन होता है कि कंपनी ने खरीदा कितने का है, वो बिजनेस जो सेल हो रहा था वो कितने का खरीदा है। सपोज करो कि अगर आपके पास एक अमाउंट है 100 रुपया, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने 100 रुपया उसको देना है, या वो 100 रुपये का शेयर्स दे देगी, या 100 रुपये का डिबेंचर दे देगी, या 100 रुपया नकद उसको पेमेंट कर देगी। ये उसकी परचेज कंसिडरेशन है। लेकिन अब जितने के एसेट आए उसके पास उतने ही उसने पेमेंट करनी है। नेट एसेट जो आएंगे, यानी एसेट्स में से आप लाइबिलिटीज को माइनस करके जो अमाउंट बनेगी, इनफैक्ट वो कैपिटल होता है,
तो वो परचेज कंसिडरेशन होगी। अब 100 रुपया बना है, लेकिन कंपनी अगर उसको पेमेंट करती है 100 रुपया ही, तो एक्चुअल और एग्रीड जो परचेज कंसिडरेशन है वो सेम है। लेकिन ये भी हो सकता है कि उसके बन 100 रुपए रहे हो, लेकिन कंपनी उसे अपनी गुडविल के लिए 120 रुपए पे कर रही हो, तो ऊपर के 20 रुपए कंपनी उसे एक्स्ट्रा दे रही है, ये कंपनी की गुडविल होगी। ये भी हो सकता है कि दूसरा बंदा जो सेल कर रहा है वो अपनी गुडविल के लिए कंपनी जो खरीद रही है उसे सस्ता बेच दे, तो यानी 100 रुपया बन रहा है तो वो उससे 95 रुपीज़ ले ले और उसको सेल कर दे, तो ये उसकी फर्क आ जाएगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि परचेज कंसिडरेशन दो तरह की होगी, एक एक्चुअल और एक एग्रीड। ये बहुत हेल्प करेगा आगे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में। उसके बाद देखिए इशुएंस ऑफ शेयर्स। यहाँ पे शेयर्स इशू हमने करने हैं तो वो बिल्कुल वही प्रोसीजर है, इशू करना है तो यानी अब जो परचेज कंसिडरेशन आएगी उसको हमने अब शेयर्स देने हैं, तो वो पार पे भी हम दे सकते हैं, प्रीमियम पे दे सकते हैं और डिस्काउंट पे भी दिए जा सकते हैं। और आखिरी अलॉट होगा अगेंस्ट द परचेज कंसिडरेशन, या तो वो फुली हम शेयर्स दे देंगे, या ये भी हो सकता है कि 100 रुपया 105 रुपये फॉर एग्जांपल उसके बने जो कंपनी ने उसको देने थे, तो वो कहता है कि ऊपर के 5 रुपये मुझे कैश दे दो और बाकी के 100 रुपये के शेयर्स दे दो। अगर ऐसा है तो ये नीचे वाला केस है, और अगर 105 रुपये बने हुए थे 105 के भी मुझे टोटल शेयर्स ही दे दो, तो ये फुली शेयर्स कहलाएंगे। तो परचेज कंसिडरेशन या तो फुली शेयर्स में होगी या पार्शली शेयर्स में होगी अलॉटमेंट। और उसके बाद लास्ट पे जो डिबेंचर है इसका टॉपिक स्टार्ट होगा, इसको हम देखेंगे डिबेंचर होता क्या है और इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं। डिबेंचर असल में एक, आप अभी के लिए ये देख लो कि ये एक लोन है। जब कंपनी लोन लेती है तो एक सर्टिफिकेट जारी करती है जिसने लोन दिया होता है उसको, ये कंपनी के ऊपर कर्ज का एक प्रूफ होता है, इसे डिबेंचर कहते हैं। अब इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं ये देखेंगे, और ये देखा जाएगा यहाँ पे कि डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर में क्या फ़र्क होता है। और दूसरी बात ये कि कंपनी डिबेंचर्स को प्रेफर करती है या वो शेयर्स को प्रेफर करती है। अगर वो शेयर्स को डिबेंचर पे प्रेफर करती है तो क्यों, या अगर वो डिबेंचर को शेयर्स पे प्रेफर करती है तो वो क्यों। यानी कंपनी डिबेंचर्स को प्रेफर करेगी या वो शेयर्स को प्रेफर करेगी, कौन से को प्रेफर करेगी और क्यों करेगी ये हम देखेंगे। उसके बाद इसकी स्टेजेस स्टार्ट हो जाएंगी डिबेंचर्स की, जैसे शेयर्स की स्टेजेस थी, इशू और उसके बाद सब्सक्राइब और उसके बाद अलॉट। इसी तरीके से इसके इशू और सब्सक्रिप्शन नहीं होती। ये तो उसने कंपनी को लोन लिया और कंपनी फौरन उसको सर्टिफिकेट जारी कर देगी डिबेंचर। तो इशू ऑफ डिबेंचर पहला होगा इशू, बाद में उसकी बनती है प्रोवियम और बाद में उसकी रिडम्पशन होती है। रिडम्पशन का मतलब होता है पैसे का वापस करना, उसकी रीपेमेंट। आप इसको आसान लैंग्वेज में अगर देखें तो आप ये देख लें कि यहाँ पे पैसे कंपनी ने लिए, अब ये वापस भी तो करने हैं। अब या तो आपने 5 साल के लिए लिए हैं तो 5 साल बाद पैसे आएंगे कहाँ से, उसके लिए कंपनी क्या करती है कि साथ साथ थोड़ा थोड़ा पैसा साइड पे प्रोवाइड करती चली जाती है, जिसे प्रोविजन कहते हैं। यानी पैसे लिए और यहाँ पे दूसरी स्टेज में साइड पे थोड़े थोड़े किए और आखिर पे रिडम्पशन का मतलब वापस कर दिए। यानी उर्दू में अगर आप देखें तो यहाँ पैसे लिए, साइड पे किए और वापस कर दिए। तो यही स्टेजेस हैं इसकी डिबेंचर की, कि पैसे लिए, थोड़ा थोड़ा पैसा साइड पे रखते रहे और उसको रिटर्न कर दिया, रिडीम कर दिया, रिडम्पशन कर दिया। ये तीनों स्टेजेस डिबेंचर्स की हैं और इसमें इसके ऊपर ही आपका चैप्टर एंड हो जाता है। ये और ये दो ये नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक चीज़ यहाँ इशू में एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ही उसकी एंट्री है, वो यहाँ पे हम कवर करते हैं। वैसे तो ये दोनों भी होने चाहिए थे ताकि तभी कंप्लीट चैप्टर होता, लेकिन चूंकि ये आई.कॉम में नहीं है तो हम यहाँ कवर नहीं करेंगे, लेकिन बी.कॉम या बड़ी जो क्लासेस हैं ग्रेजुएशन की उसके लिए हम ऑब्वियसली इस टॉपिक को इंक्लूड करेंगे। अब इसमें आप चूंकि पहला इसका पॉइंट क्या है इशू का, तो इशू से ही अगला हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इशू में दो चीज़ें आएंगी, या तो फ्रॉम कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू होगा तो या फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू होगा। अगर ये कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू है तो कंसिडरेशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास पैसे हैं और मैं एक बोर्ड मार्कर खरीदना चाहता हूं, तो मैं मार्केट गया और दुकान से जो बोर्ड मार्कर मैंने खरीदा वो बोर्ड मार्कर मेरे लिए कंसिडरेशन है, और वो जो मैंने पैसा देना है दुकानदार को, दुकानदार के लिए बोर्ड मार्कर कंसिडरेशन नहीं है, दुकानदार के लिए जो मेरा पैसा जो मैं उसको दे रहा हूँ पैसा उसके लिए कंसिडरेशन और बोर्ड मार्कर मेरे लिए कंसिडरेशन है। तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है इसका मतलब है कि कंपनी डिबेंचर तो दे रही है लेकिन उसके बदले में कंसिडरेशन क्या है, ले क्या रही है। अब या तो वो कैश ले रही होगी और
डिबेंचर दे रही होगी, अगर ये नहीं है तो वो कोई एसेट ले रही होगी, या वो कोई बिजनेस खरीद रही होगी और डिबेंचर दे रही होगी, और या फिर लोन कंपनी लेती है तो एज अ सिक्योरिटी के तौर पर भी डिबेंचर दिया जाता है, जिसे कोलेटरल सिक्योरिटी कहा जाता है, यानी एडिशनल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर। ये भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये तीन चीजें होंगी, यानी या तो कैश लिया डिबेंचर दिया, या तो एसेट लिया डिबेंचर दिया, या लोन लिया और डिबेंचर दे दिया। तो ये तीन होंगे फ्रॉम अ कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी एट द टाइम ऑफ इशू ये वाले हैं। ये है एट द टाइम ऑफ इशू, एक एट द टाइम ऑफ पेमेंट भी होता है, वो हम देखेंगे। अच्छा, अब इसमें दो पॉइंट आ जाएंगे इसके अंदर मजीद, ये बिल्कुल सीक्वेंस में बने हुए हैं, ध्यान से तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं करनी। जल्दी करोगे हड़बड़ मचाओगे तो फिर तो ये समझ भी नहीं आएगा। ध्यान से तसल्ली से बैठकर एक बार इसको आप देख लो, फिर कॉपी पे लिख लो, फिर इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, फिर सीक्वेंस में वीडियोस को देखना जिस तरह सीक्वेंस में ये हमने अपलोड की हुई है। तो ये पूरा चैप्टर के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई ज़्यादा टाइम लगेगा, जितने वीडियो के लिए टाइम है ड्यूरेशन उसी के अंदर ये कवर अप हो जाता है। और हम इसको अपनी तरफ से बहुत आसान लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टिल मैंने आपको बताया कि वीडियो के अंदर और सामने बैठे हुए शख्स को समझाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन जो है वो पार पे भी हो सकती है, और रिडम्पशन प्रीमियम। रिडम्पशन का क्या मतलब है, यानी पैसों का वापस करना। पैसे जब आप किसी से 100 रुपया लो तो ये होगी सपोज उसकी पार वैल्यू, तो आपने पार पे उसको इशू किया, तो जब आप वापस करोगे तो आप उसे कहते हो कि अभी 100 रुपया ले रहा हूं तो तुम्हें 100 रुपया दूंगा इंटरेस्ट के अलावा। इंटरेस्ट अलग होता है क्योंकि डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट होता है, तो वो कहते हैं 100 रुपया मैं तुमसे, यानी प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपया ले रहा हूं, 100 रुपया तुम्हें वापस करूंगा। तो ये हो जाएगा रिडम्पशन एट पार। अब आपको पता है कि जो शेयर डिबेंचर इशू होता है वो प्रीमियम पार पे भी होता है, प्रीमियम पे भी होता है, डिस्काउंट पे भी होता है। तो इसका मतलब इशू एट पार, इशू एट डिस्काउंट, इशू एट प्रीमियम, ये तो वही हो गए। और आगे रिडम्पशन का कौन सा लिखा हुआ है यहाँ पे, पार का, तो एट पार, एट पार, एट पार। तो केस आपको याद हो गए होंगे, इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। ये तीनों आपको पता है इशू के तीन है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, और ये पार पार पार, तो आर पार। क्लियर हो गई यहाँ पे बात। उसके बाद है रिडम्पशन एट प्रीमियम, प्रीमियम पे रिडीम होता है। लेकिन एक बात आपके जहन में आई होगी कि यहाँ पे डिस्काउंट नहीं लिखा हुआ, वो शेयर डिस्काउंट पे रिडीम होते ही नहीं है। इशू वो पार पे भी होता है, प्रीमियम पे भी होता है, और डिस्काउंट पे भी होता है। पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पे इशू होता है, लेकिन जो डिबेंचर रिडीम होता है वो पार पे होता है, प्रीमियम पे होता है, लेकिन डिस्काउंट पे नहीं होता। आप मुझे बताइएगा कि जो डिबेंचर है ये डिस्काउंट पे रिडीम क्यों नहीं होता, क्या लॉजिक है इसके पीछे, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। उसके बाद है जी इशू एट पार, और फिर ये वही है इशू एट डिस्काउंट, इशू एट प्रीमियम, तो वही हो गए। लेकिन आगे प्रीमियम एट प्रीमियम एट प्रीमियम, तो क्या केस बन गए, इशू एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम, और इशू एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। ये वाला जो केस लास्ट वाला है ये यूज नहीं होता, इसे कहते हैं रेयर केस। ये बहुत कम आता है कहीं कि किसी से आज आप ले रहे हो ज्यादा और कह रहे हो कि आज तुम मुझे 110 दो, कल मैं तुम्हें उससे ज्यादा दूंगा, मैं 115 ये ऐसा करूंगा। तो वो कम ही चांसेस होते हैं कि आज 100 रुपए की मालियत की चीज आप उसे कहो कि आप 110 मुझे दो और कल को मैं तुम्हें 110 दूंगा, ऐसा नहीं होता। वो फिर पार वाले केस आ जाता है, तो इसलिए उससे ज्यादा पे करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये रेयर केस है, लेकिन ये पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल है, लेकिन ये रेयर केस होता है। और उसके बाद देखिए आखिरी ऑलमोस्ट पॉइंट है ये, यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाएगा, वो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, लेकिन ये एट द टाइम ऑफ द पेमेंट। तो उसमें बस आपने पेमेंट कर देनी है, पैसे वापस करोगे और अपना डिबेंचर कंपनी वापस ले लेगी। तो ये रिडम्पशन या तो पार पे होगी या प्रीमियम पे होगी, डिस्काउंट पे तो होती नहीं है। और 11वें पे हम MCQs डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के, और 12वें पे लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये चैप्टर फुली एंड हो जाएगा। ये थी आज की वीडियो, और इसके अंदर आपको बात समझ लगी होगी कि पूरा चैप्टर जो है असल में शेयर्स और डिबेंचर के बारे में है। 50% आप कह लें कि शेयर्स के ऊपर है, 50% डिबेंचर के ऊपर है, और उसका एक सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस के मुताबिक आप चीज़ों को देख लें, यानी इसके अंदर इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, फिर कैपिटल्स हैं, फिर शेयर्स की स्टेजेस हैं, फिर उसमें अलॉटमेंट है, उसकी परचेज कंसिडरेशन की, फिर आगे डिबेंचर, 5 पॉइंट इसके हैं। उसके बाद फिर आगे डिबेंचर, उसकी फिर डिबेंचर होल्डर शेयर होल्डर में फ़र्क, स्टेजेस आ जाती हैं, फिर उसकी इशुएंस आ जाती है, और उसके बाद फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आ जाता है। फिर 5 पॉइंट इसके हैं, 5 पॉइंट उसके हैं 10, और उसके बाद 11वां MCQs और 12वां लॉन्ग क्वेश्चन, और चैप्टर फिनिश। जी ये थी वीडियो। आप
के लिए। और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको आप कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।